मेरी आवाज़ आ रही है क्या आप तक? मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है तो कमेंट में यस टाइप करेंगे। सब कुछ बढ़िया है? तो चलिए, तो अभी तक हमारे संस्थान के माध्यम से आप सभी को ऑफ़लाइन अच्छी तरह से बेहतरीन ढंग से पढ़ाया जाता था। लेकिन अब हमारे संस्थान के डायरेक्टर दीपक सर और हम लोग के प्रयास करने पर अब आप लोग की पढ़ाई ऑनलाइन भी कराई जाएगी और ऑनलाइन अच्छा क्वालिटी के साथ, इमेज के साथ, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ पढ़ाया जाएगा। तो अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग जुड़ जाइए। यह चैनल है, इसे सब्सक्राइब कर जुड़ जाइए। तो आज की क्लास 10वीं के छात्रों के लिए है और इस क्लास में हम लोग प्रकाश के परिवर्तन और अपवर्तन के ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। तो ऑब्जेक्टिव का शायद 5-6 क्लास में ये पूरा परिवर्तन और अपवर्तन ख़त्म हो जाएगा। तो ये पहले ही लेक्चर है, ऐसे 5-6 लेक्चर बनाएंगे तो पूरा ऑब्जेक्टिव ख़त्म हो जाएगा। तो 10वीं क्लास के जितने छात्र छात्राएँ हैं जुड़ जाइए और ऑब्जेक्टिव कराते हैं यहाँ पर, आप लोग अच्छी तरह से समझिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रकाश की गति अधिकतम किस माध्यम में होती है। बोल रहा है प्रकाश की गति अधिकतम, क्या बोला है, अधिकतम किस माध्यम में होती है। अधिकतम किस में होती है, वायु में होती है। वायु और निर्वात दोनों में लगभग लगभग समान होता है। वायु में और निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अगर पूछे वायु में कितना होता है तो इसका आंसर यही होगा, और पूछे निर्वात में कितना होता है तो इसका भी आंसर यही होगा। पूछेगा सबसे कम प्रकाश का चाल सबसे कम किस में होता है, तो प्रकाश का चाल सबसे कम होता है कांच में। सिंपल सी बात है, जिसका घनत्व ज़्यादा होगा उसमें प्रकाश की चाल सबसे कम होगी। तो सबसे ज़्यादा घनत्व किसका है, कांच का है, तो कांच में प्रकाश की चाल सबसे कम होगी। समझ गए। तो किस माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी होती है, आइए समझते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो आ गए अगले पेज पर। यहाँ पर देखिए, पहला क्या था, निर्वात या वायु में। तो वायु में कितना बताए थे, इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं, कहाँ गया, यहाँ से इसको छोटा कर लेते हैं। तो देखिए, ओह, देखिए वायु में कितना बताए थे, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर यही किलोमीटर में पूछे तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड बता दीजिएगा। इसको किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या कीजिएगा, 1000 से भगा दीजिएगा। अब देखिए, वायु के बाद जल में, तो यहाँ पर देखते हैं जल में कितना होता है। जल में होता है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो इसको किलोमीटर में पूछेगा तो 1000 से भागा दे दीजिएगा, तो कितना आ जाएगा, 2,25,000। और तीसरा पूछ सकता है कांच में कितना होता है, तो कांच में प्रकाश की चाल होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो किलोमीटर में बदलना है तो 1000 से भाग दे दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 2 लाख हो जाएगा, 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो अभी तो थोड़ा हैंड राइटिंग में दिक्कत होगी बिकॉज मेरे पास पेन नहीं है अभी, तो धीरे धीरे सारा चीज़ ठीक हो जाएगा। ओके, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए, अपवर्तन किस कारण होता है। क्या पूछ रहा है सर जी कि अपवर्तन किस कारण होता है। पहला, प्रकाश की तीव्रता के कारण, माध्यमों की घनता में अंतर के कारण, तीसरा दूरी के कारण, या दिशा के कारण। तो अपवर्तन किस कारण होता है। अब देखिए, अपवर्तन हम लोग पढ़े हैं कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, यही ना। मान लीजिए ये प्रकाश की किरण है और ये हवा से पानी में जा रही है, तो इसको जाना चाहिए ऐसे सीधे, इसको जाना चाहिए ऐसे, लेकिन यह विचलित होकर आ जाती है ऐसे। इसी को बोलते हैं ना अपवर्तन। तो अपवर्तन किस कारण होती है, अपवर्तन माध्यमों की घनता में अंतर के कारण होती है। क्यों, क्योंकि ये हवा क्या है, विरल माध्यम है, और पानी सघन माध्यम है, यानी कि इसका घनत्व कम होगा, इसका घनत्व कम होगा और इसका घनत्व ज़्यादा होगा। तो अगर प्रकाश की किरण
कम घनत्व से ज़्यादा घनत्व माध्यम में जाती है तो वहाँ पर क्या होगा, अपवर्तन होगा। या ज़्यादा घनत्व माध्यम से कम घनत्व वाली माध्यम में जाती है तो वहाँ भी अपवर्तन की क्रिया होगी। समझ गए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यानी अपवर्तन किस कारण होता है, तो माध्यमों में घनता की अंतर के कारण। तो आइए आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जब प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तब वहाँ, जब प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो अपवर्तित नहीं होता, सही दिशा में चलता है। अपवर्तित होकर सतह से दूर जाता है या अपवर्तित होकर लघुत्तर कोण बनाता है। यहाँ पर कोण होगा, तो बताइए इसका आंसर। इसका आंसर कमेंट में बताइए। आप लोग मेरे बताने से पहले इसका आंसर कमेंट कर दीजिएगा। जैसे तीसरा का 3 नंबर देकर इसका जो भी आंसर होगा तो उसको लिख दीजिएगा। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, जब प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करती है, प्रकाश कहाँ प्रवेश करती है, वायु से कांच में, यानी कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तब वह अपवर्तित नहीं होता। गलत बात है भाई। सही दिशा में चलता है, गलत बात है भाई। जब माध्यम चेंज हो गया यानी कि घनत्व चेंज हो गया तो वहाँ पर सही दिशा में नहीं चलता है। अपवर्तित होकर सतह से दूर जाता है, नहीं, अपवर्तित होकर लघुत्तर कोण बनाता है। अब देखो हम लोग पढ़े हैं, हम लोग क्या पढ़े हैं कि जब प्रकाश, वायु क्या है, विरल माध्यम, विरल माध्यम से कांच क्या है, सघन माध्यम। ये मान लो कांच है, सघन माध्यम में प्रवेश करती है। ये मान लो लंबवत है, ये क्या है, लंबवत है, तो लंबवत की ओर सटती है। विरल से सघन में जाएगा तो सटती है। अच्छा, अब याद करने का आसान तरीका है कि जब विरल से सघन में जाएगा तो सघन में सटती है, यानी कि लंबवत रेखा की ओर सटती है। इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन यह मुड़कर लंबवत रेखा के नज़दीक आ जाएगी। तो यहाँ पर कौन सा कोण बनाएगा, आप ही बताइए। जब प्रकाश की लाइट लंबवत रेखा की ओर सटेगी तो यहाँ पर लघुत्तर कोण बनेगा। लघुत्तर से मतलब छोटा कोण बनेगा। अब जब लंबवत से दूर जाएगी, मान लीजिए ऐसे चल गई, तो वहाँ पर दीर्घ कोण बनेगा। समझ गए? तो विरल से सघन में जाएगी, लंबवत की ओर प्रकाश की लाइट सटेगी तो यहाँ पर लघुत्तर कोण बनता है। तो इसी प्रकार इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कोण आपतन और कोण अपवर्तन में संबंध को कहते हैं। अब बताइए, आपतन कोण और अपवर्तन कोण में जो संबंध है उसे किसका नियम कहते हैं? हुक का नियम, या न्यूटन का नियम, या स्नेल का नियम, या आर्किमिडीज का सिद्धांत? तो सारा नियम तो पढ़े ही होंगे आप लोग। तो ये भी जानते होंगे कि आपतन और अपवर्तन के बीच का संबंध स्नेल का नियम कहलाता है, क्योंकि स्नेल बताया था अपवर्तन के बारे में ना। देखो स्नेल का नियम कहते हैं। स्नेल का नियम क्या बोलता है, स्नेल का नियम क्या बोलता है? स्नेल का नियम बोलता है साइन आई बाई साइन आर। स्नेल का नियम क्या बताए थे? अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, साइन आई बाई साइन आर, यानी कि आपतन कोण बाई अपवर्तन कोण। ये हमारा स्नेल का नियम है। तो एग्जाम में पूछता है कि स्नेल का नियम कौन सा है, निम्नलिखित में जो ऑप्शन दे देगा साइन आर बाई साइन आई, वो दे देगा साइन आर बाई साइन आई, एक रहेगा साइन आई बटा साइन आर। तो कौन सा मारेगा, याद रखिएगा साइन आई बटा साइन आर होता है, ना कि साइन आर बटा साइन आई होता है। तो ये याद रखिएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपवर्तन के नियम का खोज किसने किया था? बताइए, सेम क्वेश्चन वहाँ से। अपवर्तन के नियम का खोज किसने किया था? स्नेल ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि वास्तविक गहराई और आभासी गहराई में किस कारण होता है अंतर? यहाँ पर अंतर छूट गया है, में अंतर किस कारण होता है? यहाँ पर अंतर होगा, सुधार कर लीजिएगा। अच्छा ना, तो बोल रहा है कि वास्तविक गहराई और आभासी गहराई में अंतर किस कारण होता है? परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण,
कि अपवर्तन सूचकांक के कारण कि घनत्व के कारण। बताइए, कमेंट में बताइए इसको किस कारण होता है। वास्तविक गहराई और आभासी गहराई में अंतर किस कारण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपवर्तन के कारण। चलिए इसको समझते हैं। एक डायग्राम हम बनाए हैं इसको समझने के लिए। देखिए यहाँ पर डायग्राम है एक, इसको समझाते हैं। तो आप रेड कलर तो एक कांच का गिलास लीजिए या कोई भी बीकर ले लीजिए कांच का जो पारदर्शी हो, उसमें पानी भर लीजिए। जैसे कि मान लीजिए ये बीकर है, दिखाई दे रहा है, ये एक बीकर है, इसमें यहाँ तक पानी भर लिए हैं और पानी में पेंसिल डाला हुआ है। देखिए यहाँ पर पेंसिल डाल सकते हैं या सिक्का डाल सकते हैं। तो डालने के बाद आप देखिएगा ना कि उठा हुआ दिखाई देगा, लगेगा कि यह सतह से ऊपर उठा हुआ है, यानी नज़दीक है। आंखों से देखेंगे तो लगेगा कि सतह से ऊपर उठा हुआ है। जैसे पेंसिल को डालिएगा यहाँ पर, पेंसिल का अंतिम छोर कहाँ पर है, यहाँ सतह पर टच है, लेकिन देखिएगा ना जब, तो लगेगा कि यहाँ पर उठा हुआ है, इतना ही गहराई तक है, ये यहाँ तक तैर रहा है पेंसिल, ऐसा लगेगा। तो ये क्यों होता है, अपवर्तन के कारण होता है। कैसे, तो देखिए जब प्रकाश, ये क्या है, हवा है, ये वायु है, समझिएगा, ये वायु है और ये पानी है। तो सघन माध्यम कौन है, वायु की पानी। पानी का डेंसिटी ज़्यादा होता है, यानी कि पानी सघन माध्यम है, और वायु का घनत्व कम होता है तो विरल माध्यम है। तो जब सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाता है तो ये लंबवत से क्या भागता है, दूर जाता है। ये क्या होगा, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो क्या बोले कि लंबवत रेखा से दूर जाते हुए प्रतीत होगा। अब देखिए ये प्रकाश सघन माध्यम से विरल में जा रहा है, तो ये प्रकाश को सीधा ऐसे 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 जाना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए, लेकिन ये क्या लंबवत रेखा से दूर भाग रहा है। तो दूर भाग रहा है, जब ये प्रकाश हमारे आँखों में पड़ेगा तो इसका प्रतिबिंब यहाँ दिखाई देता प्रतीत होगा, क्योंकि एक सीधी रेखा में प्रतिबिंब बनता है ना, आँख में सीधी रेखा में प्रतिबिंब बनता है ऐसे। इस कारण लगता है कि ये वास्तविक गहराई से कम गहराई में है ये जो वस्तु, कोई भी चीज़ है। तो देखो फिर से, एक मिनट, ये हमारा क्या आ गया, वास्तविक गहराई हो गया, ये x, और ये y क्या है, आभासी गहराई है। तो गहराई एक्चुअल में इसका इतना है, लेकिन आंखों में कितना प्रतीत होगा कि ये इतना ही गहराई में है। क्यों, क्योंकि अपवर्तन के कारण होता है। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो ये लंबवत रेखा से दूर भागता है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसे सीधा बनेगा यहाँ पर। समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस उपकरण में अपवर्तन का उपयोग होता है। अब बताइए किस उपकरण में अपवर्तन का उपयोग होता है। परावर्ती दर्पण, प्रिज्म, टेलीस्कोप, सूक्ष्मदर्शी। अच्छा यहाँ पर भी नहीं होता है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या होगा, उपयोग नहीं होता है, टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर नहीं होगा। तो बताइए किस उपकरण में अपवर्तन का उपयोग नहीं होता है। तो पहला है परावर्ती दर्पण, प्रिज्म, टेलीस्कोप और सूक्ष्मदर्शी। तो इसका आंसर होगा परावर्ती दर्पण। दर्पण में अपवर्तन का उपयोग नहीं होता है, लेकिन लेंस में, बाकी अन्य चीज़ में परावर्तन का उपयोग होता है। प्रिज्म, प्रिज्म क्या है, प्रिज्म एक ऐसे इस टाइप का होता है, ट्रेंगुलर टाइप का होता है। वो क्या करता है ना कि जो सनलाइट है ना, तो प्रकाश का रंग कैसा होता है, सफ़ेद होता है। सफ़ेद सफ़ेद रंग सफ़ेद रंग कितने रंगों से मिलकर बना होता है, 7 रंगों से। जो इंद्रधनुष का रंग होता है ना, 7 रंग, उन्हीं से मिलकर सफ़ेद रंग बनता है। तो प्रिज्म में सफ़ेद रंग को 7 रंगों में विभाजित करता है। अगर सनलाइट को प्रिज्म से होकर गुजारेंगे तो वह इंद्रधनुष में जितने रंग होता है उतने रंगों में विभाजित हो जाएगा, वही होता है प्रिज्म। टेलीस्कोप क्या होता है, कोई पिंड को देखने के लिए काम आता है, जैसे अंतरिक्षीय पिंड, अंतरिक्ष में कौन कौन सा पिंड है उसको देखने के लिए टेलीस्कोप। और सूक्ष्मदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप सूक्ष्म चीज़ों को देखने के लिए यूज करते हैं, जैसे मान लो वायरस हो गया, जीवाणु, और छोटा कंपोनेंट, कोई सूक्ष्म कण हो गया। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर देखिएगा ना, इलेक्ट्रॉनिक्स सर्विस सेंटर में वहाँ पर टेलीस्कोप रखता है, मिनी डिवाइस होता है, इतना छोटा छोटा, जो आंखों से नहीं देख पाता है लोग, उसके लिए माइक्रोस्कोप यूज करता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का क्या हो जाएगा, परावर्ती दर्पण में अपवर्तन का उपयोग नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अपवर्तनांक की कोई इकाई होती है। बोल रहा है अपवर्तनांक की कोई इकाई होती है। तो नहीं मेरे भाई, अपवर्तनांक की कोई इकाई नहीं होती है। यह मीटर लिखा हुआ है, ऑप्शन ए में मीटर है, बी में नहीं, सी में जूल और डी में सेकंड। तो अपवर्तनांक की इकाई नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि देखो हम लोग क्या पढ़े हैं, भी बराबर सी बाई एन। यहाँ पर भी क्या है, किस लिए उपयोग होता था भाई? प्रकाश की चाल निकालने के लिए। तो किसी माध्यम में प्रकाश की चाल निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज होता था। तो भी क्या है, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, जैसे हवा में निकालना है तो उसको भी मान लेंगे, है ना। सी क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल सी। और एन क्या है, उस माध्यम का अपवर्तनांक है एन। एन मतलब उस माध्यम का अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक पूछ रहा है ना, अपवर्तनांक सूचना की कोई इकाई होती है, तो एन बराबर क्या हो जाएगा, सी बाई भी हो जाएगा। फिर से यहाँ से कर देते हैं, देखो तो एन बराबर क्या हो जाएगा, सी बाई भी हो जाएगा। तो सी क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, इसका इकाई कितना होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। और भी क्या है, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, तो इसका भी इकाई क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। दोनों कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, यूनिट लेस हो जाएगा, यानी कि इकाई नहीं होती है। सिंपल बात है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि न्यूनतम विचलन कब प्राप्त होता है भाई। न्यूनतम विचलन कब प्राप्त होता है, जब कोण 0 हो, अपवर्तन अधिक हो, प्रिज्म में प्रकाश समांतर हो, प्रकाश प्रिज्म के आधार पर लंबवत हो। तो न्यूनतम विचलन तब प्राप्त होता है मेरे भाई, जब प्रिज्म में प्रकाश समांतर हो। जब प्रिज्म में प्रकाश समांतर होगा तो न्यूनतम विचलन प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, पूछ रहा है कांच का अपवर्तनांक लगभग कितना होती है। बोल रहा है कांच का अपवर्तनांक कितनी होती है। तो ए ऑप्शन है 1.0, 1.33, 1.5 या 2.0। बताओ, कमेंट करो जल्दी से। मेरे आंसर बताने से पहले आप लोग कमेंट में लिखो, बताओ इसका कितना होगा। देखो भाई, जब पूछे अपवर्तनांक के बारे में, अगर पूछे निर्वात का, अच्छा ना, अगर पूछे निर्वात का अपवर्तनांक कितना होता है तो 1 होता है निर्वात का। 1.00 लगा सकता है, जितना लगाना हो। तो अगर पूछे वायु का तो सेम ही होता है, कोई दिक्कत नहीं, एक ही मान लो। या तुम 0 लगाना चाहते हो ना, तो 3 को 0 के बाद 3 यहाँ पर लिख सकते हो, थोड़ा बहुत अंतर होता है। तो इसीलिए दोनों का प्रकाश का चाल भी क्या होता है, सेम होता है। थोड़ा बहुत अंतर होता है तो उसको नेग्लेक्ट किया जाता है। हाँ, तो निर्वात और वायु का एक ही होता है। और पूछे पानी में, अगर पूछे पानी का अपवर्तनांक कितना होता है, तो पानी का अपवर्तनांक 1.33 होता है। और पूछे कांच का अपवर्तनांक कितना होता है, तो कांच का भी बताए हैं 1.5 होता है, 1.5 होता है। अगर पूछे हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, तो हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। ये क्वेश्चन पूछता रहता है, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, ये क्वेश्चन हमेशा पूछता रहता है, तो इसको याद रखिएगा। तो या ये भी पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किस में होता है, पूछ सकता है कि सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है, तो क्या ऑप्शन होगा, हीरा का। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, ये थोड़ा सा कट रहा है भाई क्वेश्चन, कैसे हो गया ये। देखो, जब प्रकाश, देखो क्या बोल रहा है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो इसकी किस विशेषता में परिवर्तन नहीं होती है, बताइए। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो इसकी कौन सा जो विशेषता है, जो प्रॉपर्टी है, इसका जो एडवांटेज है, उसमें परिवर्तन नहीं होता है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो डेंसिटी तो बदलेगा, घनत्व तो बदलेगा, गति भी चेंज होगी। जब डेंसिटी जब घनत्व बदलेगा तब गति भी बदलेगी, घनत्व बदलेगा, गति भी चेंज होगी। जब जब घनत्व बदलेगा तब गति भी बदलेगी। तरंग दैर्घ्य क्या होता है, ये भी तरंग दैर्घ्य भी चेंज होता है। और लास्ट में शायद ऑप्शन नहीं दिख रहा है, लास्ट वाला ऑप्शन दिशा, लास्ट वाला क्या है, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन में चेंज होता ही है, एक माध्यम दूसरे माध्यम में जाएगा तो मुड़ जाता है सीधा जाने के बजाय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आवृत्ति हो जाएगा। देखो आवृत्ति क्या होता है बताता हूँ मैं। आवृत्ति, यहाँ पर आवृत्ति चेंज नहीं होती है। आवृत्ति क्या होता है कि कोई भी चीज़ 1 सेकेंड में कितना बार हो रहा है,
आवृत्ति कहने का मतलब फिजिक्स में बोलेंगे कंपन। 1 सेकेंड में कितना कंपन हो रहा है ना। जैसे मान लो वेव है, वेव किसी वेव का आवृत्ति कितना है, तो ये किस पर डिपेंड करेगा कि वेव 1 सेकेंड में कितना बार अप डाउन कर रहा है, यानी कितना बार कंपन कर रहा है। तो क्या होता है आवृत्ति कि कोई भी चीज़ 1 सेकेंड में कितना बार हो रहा है। जैसे कि आप लोग बल्ब खरीदने जाते होंगे, तो आवृत्ति का मात्रक क्या है, हर्ट्ज। हर्ट्ज होता है आवृत्ति का मात्रक। आप लोग जब बल्ब खरीदने जाते हैं तो क्या देखते हैं, कितना वोल्ट का है और कितना आवृत्ति का है, ये भी देखते हैं। तो कितना रोशनी देगा किस पर डिपेंड करता है, आवृत्ति पर। जैसे कि 50 हर्ट्ज का बल्ब लाते हैं जलाने के लिए, है ना। 90 हर्ट्ज का, सॉरी 90 हर्ट्ज का बल्ब लाते हैं जलाने के लिए, लाते हैं ना, अलग अलग होता है ना। तो इस 90 हर्ट्ज बल्ब में क्यों लिखा रहता है, क्या कारण हो सकता है। 50 हर्ट्ज क्यों लिखा होता है, क्यों कारण, क्या कारण है। देखो जो बल्ब है ना, बल्ब जो ग्लो करता है, बल्ब जो जलता है, तो लगातार नहीं जलता है, कंसिस्टेंसी लगातार नहीं जलता है कि लगातार जल कर रोशनी दे रहा है बल्ब, नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर बल्ब पर लिखा हुआ है 50 हर्ट्ज, कहने का मतलब बल्ब 1 सेकेंड में 50 बार जलता है और 50 बार बुझता है। 50 हर्ट्ज लिखा है तो कहने का मतलब बल्ब 1 सेकेंड में 50 बार जलता है और 50 बार बुझता है। अगर 100 हर्ट्ज लिखा है, कहने का मतलब बल्ब 1 सेकेंड में 100 बार जलता है, 100 बार बुझता है, बल्ब लगातार नहीं जलता है। तो इसे आप समझ गए होंगे कि आवृत्ति क्या होता है, यही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है आपतन कोण और परावर्तन कोण समान होता है जब दोनों माध्यम समान हो। कि जब सतह, वही तो आसान है भाई, दोनों माध्यम समान, समझ में आ रहा है ना। आपतन कोण और परावर्तन कोण कब समान होता है, जब दोनों माध्यम समान हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेंस के प्रकाश जो प्रकाश को केंद्र की ओर मोड़ता है, कौन सा लेंस है बताइए, कौन सा लेंस है जो प्रकाश को केंद्र की ओर मोड़ता है। लेंस के प्रकाश जो प्रकाश को केंद्र की ओर मोड़ता है, कौन सा लेंस प्रकाश को केंद्र की ओर मोड़ता है, तो इसका हो जाएगा उत्तल लेंस। क्यों, देखो उत्तल लेंस क्या होता है, बीच में मोटा होता है और किनारे किनारे पतला होता है, ये प्रकाश को केंद्र की ओर मोड़ता है। और अवतल लेंस किनारे किनारे से पतला होता है, किनारे किनारे मोटा होता है, बीच में पतला होता है, ये प्रकाश को केंद्र से दूर भेजता है, केंद्र से दूर मोड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दृश्य दूरी कम क्यों होती है जल में, क्या जल में दृश्य दूरी कौन होती है, सेम क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, अपवर्तन के कारण होती है। अभी तो देखें पीछे। आभासी और बड़ा प्रतिबिंब किस लेंस द्वारा बनता है। देखिए आभासी और बड़ा प्रतिबिंब बनता है, आभासी और बड़ा उत्तल, आभासी और बड़ा प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है, उत्तल लेंस द्वारा बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 कुल आंतरिक परिवर्तन के लिए आवश्यक शर्त क्या है। कुल, यहाँ पर क्या होगा, कुल आंतरिक परिवर्तन के लिए आवश्यक शर्त क्या है, घनत्व समान हो, या कुल आंतरिक कोण बहुत कम हो, या प्रकाश घन माध्यम से विरल माध्यम में जाए, या प्रकाश सतह के समांतर हो। बताइए इसका आंसर। कुल आंतरिक परिवर्तन के लिए आवश्यक शर्त क्या है। कुल आंतरिक परिवर्तन के लिए आवश्यक शर्त है कि प्रकाश घन माध्यम से विरल माध्यम में जाए, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। इंद्रधनुष किस कारण बनता है, परिवर्तन के कारण कि परिवर्तन और अपवर्तन दोनों के कारण। तो इसमें दोनों होता है, परिवर्तन और अपवर्तन दोनों हो जाएगा, समझे। अब देखिए एक बात, जो अपवर्तन होता है ना इसमें, तो वायुमंडलीय अपवर्तन होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अब बताइए एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति क्या होगी, बताइए। तो एक फार्मूला हम लोग को पढ़ाया जाता था, D बराबर 1/f। क्या पूछ रहा है, शक्ति यानी कि D फोकस दूरी दिया है। अगर किस में रहता था, मीटर के लिए था, है ना, सेंटीमीटर के लिए क्या आता था कि D बराबर में
100/f होता था ना। तो यहाँ पर f किसमें दिया है, सेंटीमीटर में दिया है। ओके, तो 20। भाई ऑप्शन गलत क्या है इसका, 1/f यानी 100/f, तो यानी कि 100/20 हो जाएगा। 20 5 6 7 5D होना चाहिए भाई, 5 है भी नहीं ऑप्शन में, तो ऑप्शन शायद गलत होगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5D प्लस का। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूरज को अस्त होते समय वहाँ वास्तविक से बड़ा क्यों दिखाई देता है वो ना। सूरज को अस्त होते समय वहाँ वास्तविक से बड़ा क्यों दिखाई देता है, यहाँ भी अपवर्तन के कारण बताइए। यानी इसमें अपवर्तन ही होगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन होगा तो। कांच का अपवर्तनांक जल से अधिक क्यों होता है, तो भाई क्यों होता है अपवर्तनांक अधिक, घनत्व में अंतर के कारण, होता है। तो देखो ऑप्शन नंबर है, बोल रहा है कांच का अपवर्तनांक जल से अधिक क्यों होता है, तो घनत्व कम होता है कि घनत्व अधिक होता है, कि अपवर्तन कम होता है कि गति अधिक होता है, घनत्व अधिक होता है कांच का। तो ऑप्शन नंबर बी, घनत्व अधिक होता है। तो चलिए यहाँ पर क्लास को एंड करते हैं, और अच्छा से पढ़ाई कीजिए आप लोग। अगला लेक्चर जल्द ही मिलेगा आपको। ठीक है, धन्यवाद।